हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कुछ भाषाएं, उपभाषाएं एवं बोलियां और कुछ अपभ्रंश की शाखाएं भी देखी थी। तो आज हम वर्णमाला के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और इसमें कितने वर्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। इसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे हमारे स्वर, तो हमारे वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मतलब स्वरों की संख्या होती है 11। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। मतलब 33। अगर हम बात करें कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं तुम्हारे 4 और उच्छिष्ट व्यंजन 2 और अयोगवाह भी 2-2। तो कुल मिला के आपके 52 वर्ड हो गए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये इस वजह से लिख लिया था, जैसे इस पर जो पहले से ही लिखा है वो लिखने की वजह ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लिखने से कुछ ज़्यादा फायदा ही नहीं था। सब लोग इसको ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। ठीक है। बस हमें तो बस ये जानना था कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और टोटल इसमें कितने वर्ड होते हैं। तो आगे हम चलते हैं, हम देखेंगे इसमें। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्णमाला कि कितने प्रकार होते हैं, मतलब वर्णमाला के प्रकार। तो हमने वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, एक स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर के बारे में। मतलब वर्णमाला के प्रकार। हमने वर्णमाला को 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, एक स्वर और एक व्यंजन। और हमें अब ये देखना है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों के बारे में मैं बताऊं कि वर्ड के उच्चारण बोलते समय मतलब किसी का सहारा न लिया जाए या फिर किसी का कोई अवरोध ना हो, तो उसे हम स्वर बोलते हैं। मतलब स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड होता है। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन में हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कोई भी व्यंजन होगा उसको बोलने से पहले हमें स्वर का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम व्यंजन को बोल पाएंगे। तो समझ गए होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें स्वर, तो स्वरों को हमने 4 भागों में बांटा है और व्यंजनों को हमने 6 भागों में बांटा है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका संयुक्त स्वर, चौथा है आपका विलुप्त स्वर। अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। अच्छा, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो वर्णमाला के उच्चारण में, मतलब जो वर्णमाला होती है उसके उच्चारण में जो सबसे कम समय लेता है उसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। मतलब कोई भी स्वर हो उसको जब हम बोलेंगे तो सबसे कम समय लेगा, तो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, ये बहुत कम समय ले रहे हैं ना, तो ये आपके ह्रस्व स्वर हुए। जैसे अ, ए, ओ और रे। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, ओ और रे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मतलब स्वरों के उच्चारण में बोलते समय जो दीर्घ स्वर से डबल समय ले, मतलब जो
ह्रस्व स्वर से डबल समय ले, मतलब जो भी स्वर होता है उसको जब हम बोलेंगे और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उसमें डबल टाइम लगे तो उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे अ की जगह हम अगर आ बोलेंगे तो डबल टाइम लग रहा है ना, अ, और इधर बोलेंगे आ तो डबल टाइम लग गया, तो इस वजह से हम उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो इसी तरह से दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन से होते हैं? आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 2, 4, 6, 7 आपके दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब इनसे जो मिलकर वर्ड बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे इसमें कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं कि मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और आपके संयुक्त स्वर, मतलब 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है जिसको बोलने में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। अच्छा, प्लुप्त स्वर का अब प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, इसका जो सैंबल होता है वो यह होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम ओम लिखने में करते हैं। कैसे? ओम। ठीक है, ओम। अगर जब हम इसको बोलते हैं, प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं, तो हम लंबी सांस लेते हैं, मतलब स्वर में बोलते हैं एकदम राह बना के, जैसे ओम। तो जो हमारी लंबी स्वर चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लुप्त स्वर बोलेंगे। ठीक है, जैसे किसी का अगर हम नाम लेते हैं तब भी हम लय में बोलेंगे, बहुत देर तक लय में बोलेंगे तो हमारा वो प्लुप्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर हमने देखा तो था, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जैसे हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये हैं आपके ई, ओ, रे। और जब ये आपस में मिलेंगे, चाहे वो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिले, तब भी आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। अगर आपके दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर दोनों आपस में मिले तब भी आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। अगर आपके दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों आपस में मिले तब भी आपके संयुक्त स्वर ही कहलाएंगे। तो हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं अ प्लस ए, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये ए। अगर हम अ प्लस ए, तब हमारा क्या रह जाएगा? ए। अगर हम छोटा अ प्लस ओ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ। अगर हम छोटा अ प्लस छोटा ओ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा ओ, मतलब ओ। हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं और फिर भी तब हमारा संयुक्त स्वर बनता है क्या? ए। छोटा ओ और प्लस छोटा अ, ये हमारे दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं और हमारा ये संयुक्त स्वर बनता है। इस तरीके से यहाँ भी संयुक्त स्वर बनता है। अब अगर हम आगे देखते हैं, जैसे बड़ा आ प्लस आपकी छोटी ई, बड़ा आ, और इससे भी आपकी छोटी ए बनेगी। अगर बड़ा आ प्लस छोटी ए, तब भी आपकी क्या बनेगी? बड़ी ए बनेगी। अगर आपका बड़ा आ प्लस आपका छोटा ओ रहता है तो आपकी क्या बनेगा? आपका छोटा ओ रहेगा। अगर आपका बड़ा ओ प्लस छोटा ओ आता है तो आपका बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं, जैसे यहाँ बड़ा आ है, छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, सिर्फ आपके स्वरों में चेंजिंग हुई है। जैसे यहाँ पे आपके ह्रस्व स्वर है, आपका ये दीर्घ स्वर है, और कुछ नहीं है, आपके वही है और वही बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दीर्घ स्वर टू दीर्घ स्वर, तो इन दोनों से भी हमारा कौन सा संयुक्त स्वर बनेगा? जैसे बड़ा आ प्लस छोटी ए, तब भी हमारी छोटी ए बनेगी। अगर बड़ा आ प्लस बड़ी ए, तब भी हमारी क्या बनेगी? बड़ी ए। अगर बड़ा आ प्लस छोटा ओ, तब भी हमारा छोटा ओ रहेगा। अगर हमारा बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, फिर भी हमारा बड़ा ओ ही रहेगा।
ठीक है। इस तरीके से हमारे ये संयुक्त स्वर बनते हैं। जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही बने होंगे केवल, जैसे छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, तो इस तरीके से हमारे संयुक्त स्वर बनते हैं। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने वर्णमाला के प्रकार देख लिए। ठीक है। अब हम वर्णमाला में, वर्णमाला के प्रकार थे, हमने इसमें सबसे पहला पार्ट स्वरों को देख लिया था। और अब हम इसके बाद बात करते हैं स्वरों का उच्चारण, स्थान एवं वर्गीकरण। ठीक है। स्वरों का उच्चारण, स्थान एवं वर्गीकरण। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल की जरूरत होगी, क्योंकि हमें याद करने में काफी आसानी होगी। तो हम इस टेबल को बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा वर्ड नाम, यहाँ होगा आपका उच्चारण, स्थान, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मौखिक स्वर, और अनुनासिक स्वर। नासिक स्वर हमने इसको हमने इस तरीके से टेबल में से बांट लिया, और हम इसको उच्चारण एवं वर्ण नाम के स्थान पर हम बांटेंगे। ठीक है। जैसे छोटा आ या बड़ा आ, मतलब जितने भी स्वर हैं तो वो किस तरीके से तैयार होते हैं, जैसे कौन सा उच्चारण आता है वहां पे। ठीक है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो वर्ड होता है, जो स्वर होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है और उनका निर्माण कहाँ से होता है या वो कहाँ से बोले जाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कंठ, मतलब कंठ, तो इससे वर्ड से ही पता चल रहा होगा कंठ का मतलब कंठ से, मतलब जो भी यहाँ स्वर होगा उसका जो उच्चारण निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, कंठ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, कंठ। तो यहाँ पे इसमें कौन से आते हैं, तो ह्रस्व स्वर में आपका केवल अ, दीर्घ स्वर में आपका आ, और मौखिक स्वर में आपका अ और आ दोनों, अनुनासिक में आपके अ आ। ठीक है। ये दोनों आते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके जो वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से निकला है, कंठ से। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे आपका आ दे दिया और वहां पे दे दिया आपका कंठ है, मूल है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ है, और पूछ लिया कि जो आ है, जो दीर्घ स्वर आ है, वह किससे संबंधित है, कंठ है, मूर्धन्य या तालव्य से। अगर हमें पता होगा तो तुरंत बताएंगे कि ये कंठ से संबंधित है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। जैसे तालव्य, तालव्य मतलब तालु। तालव्य, तालव्य का संबंध तालु से होता है। तालु मतलब होता है कि जो हमारा मुंह होता है, मुंह की जो छत होती है उसका पिछला भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। जो हमारा ये है, इसका जो पिछला भाग होता है उसे हम तालु कहते हैं। जो भी स्वर होते हैं वो इसके माध्यम से आवाज निकलती है, मतलब उसका उच्चारण निकलता है। जैसे इसमें कौन से आ जाते हैं, मतलब मुंह की छत का पिछला भाग, अब इसमें कौन से आते हैं, इसमें आपके ई और ई, यहाँ आपकी मौखिक में भी छोटी ई आ जाती है। ठीक है। ये दोनों ही वर्ड, छोटा अ
सॉरी छोटी ई और बड़ी ई, मतलब ये आपका हर्ष स्वर हो गया, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया, ये आपका मौखिक स्वर में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके किससे, तालव्य से संबंधित हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से पिछली बार बताया था, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा उसमें पिछली बार देखा था, जो तालव्य का संबंध तालु, मतलब जो तालु था वो जीभ मतलब मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग था। जो हमारा मूर्धा होता है वो जो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है। उसमें कौन से वर्ड आते हैं, मतलब तो आपका केवल इसमें रे आता है, रे। ठीक है, रे मतलब मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक है, क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। इसमें केवल रे आता है और इसमें कोई भी वर्ड नहीं आता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका कंठ तालव्य, मतलब जो कंठ और तालु इन दोनों से ही मिलकर उच्चारण निकलता है उसका, तो उसको हम कंठ तालव्य बोलते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें आपकी दो आते हैं, दीर्घ स्वर आते हैं, हर्ष स्वर कोई होता नहीं है, छोटी ए और बड़ी ए, जिससे हम ए और ऐ बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब कंठ प्लस तालु। ठीक है, इन दोनों से इसका उच्चारण निकलेगा। हर्ष स्वर कोई होता नहीं है, दीर्घ स्वर में आपकी छोटी ए और बड़ी ए, आपकी मौखिक स्वर, और इनमें तो कोई है ही नहीं, केवल आपका पहले ही था आगे। ठीक है, अब कंठ तालव्य आपकी छोटी ए बड़ी ए हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आएगा आपका कंठोष्ठ, मतलब जिसका प्रयोग कंठ प्लस ओष्ठ इन दोनों से किया जाएगा, उसको हम कंठोष्ठ बोलेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपका हर्ष स्वर में कोई वर्ड आता नहीं है, आपका दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कंठोष्ठ, मतलब कंठ प्लस ओठ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंठ और ओठ इन दोनों से ही इसका उच्चारण निकलता है। इसमें आपके 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 कौन से आते हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ, मौखिक है नहीं और अनुनासिक है नहीं, इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं जिनको हम बोलते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ है मतलब सीधा सीधा ओठ का प्रयोग होता है उसमें। जब भी हम कोई उच्चारण बोलते हैं तो उसका अहम भूमिका ओठों की होती है। इसमें आपका क्या आता है, देख लेते हैं। ओष्ठ है, इसका संबंध ओठ या फिर ओष्ठ बोलते हैं से होता है। ठीक है, इसमें आपका छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, मतलब छोटा ओ और बड़ा ओ, ये ही दो वर्ड आते हैं। तो इसमें केवल केवल स्वरों का रोल था। जो हमने पहले बताया, हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 2 5 7। पहले बताया कि दीर्घ स्वर 5 होते हैं, और आपके बाद बाकी अयो वहा और वो थे, वो अलग थे। ठीक है, मौखिक ये आपके यही होते हैं, लेकिन इनको मौखिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद हमारा जो बचा है व्यंजन, दूसरा पार्ट बचा है। हमने जो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा था, एक स्वर एवं व्यंजन, तो हमने आज स्वर को क्लियर कर लिया है। कल हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे और व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।